हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अजीज। आप देख रहे हैं मूवी स्टॉक चैनल, जिस पर आज मैं बात करने वाला हूं रेबेल मून के डायरेक्टर कट के बारे में। जिस कट में मैं फिल्म के दोनों ही पार्ट चैलीस ऑफ ब्लड और कर्स ऑफ फॉरगिवनेस की बात करूंगा, यानी चैप्टर 1 और चैप्टर 2, जिन दोनों को ही दो भागों में बांट करके जैक स्नाइडर ने एक हिसाब से अपना पूरा या फिर कहूँ ट्रू विजन लोगों के सामने रख दिया है, खास करके हम जैसे फैंस के लिए, जिनमें मेरी गिनती उन चूतियों में तो नहीं आती जिसमें जैक स्नाइडर की तरफ से अगर नेटफ्लिक्स वाले फायदा उठाते हुए कचरा भी रिलीज करे तो वो लोग उसकी तारीफ करे। जो बात अगर आपको नहीं पता तो फिल्म के पहले के दोनों नेटफ्लिक्स वाले वर्जन के रिव्यू आपको चैनल पर मिल जाएंगे, जिसके कमेंट सेक्शन में आपको गालियां भी मिलेगी, जो कि आपको नहीं मतलब मुझे दी जा रही है, जिसे लेकर के मैंने यही बात कही थी कि मैं जैक स्नाइडर का विजन देखना चाहता हूं, जिस विजन में उन्होंने वो कहते हैं ना कि 10-12 साल की जिस तरीके की मेहनत इस फिल्म के यूनिवर्स को लेकर के कर रखी है, वो असल मायने में है तो है कैसी। क्योंकि इस फिल्म के प्रोजेक्ट को वो डिज्नी स्टूडियो भी लेकर के गए थे, जिन्होंने कभी भी इस फिल्म को बनाने की परमिशन नहीं दी, क्योंकि उनका टेक आर रेटेड का था। और हाँ, ये फिल्म भी आर रेटेड के टैग के साथ ही रिलीज की गई है नेटफ्लिक्स पर, यानी फैमिली इस फिल्म से जितना हो सके उतना दूर रहे तो अच्छा है, क्योंकि फिल्म में ब्लड और वायलेंस के साथ साथ सेक्स और न्यूडिटी भी काफी ज्यादा है, जिन सब के लिए ये फिल्म आपके पूरे 6 घंटे मांगती है। यानी कि एक बहुत ही अच्छा खासा सा टाइम आपको इस फिल्म पर देना होगा, खास करके तब जब आपने इस फिल्म के नेटफ्लिक्स वाले वर्जन को नहीं देखा और उसके बिहाइंड द सीन्स जो कुछ भी चीजें हुई थी वो मैंने आपके सामने रखी थी। लेकिन अगर शॉर्ट में उसे रिवाइज करूँ तो नेटफ्लिक्स वालों की इस डील के पैकेज में वो कहते हैं ना कि आर रेटेड से भी जूस निकालना था, ताकि जैसा फायदा मैक्स वालों को मिला था जस्टिस लीग के जैक स्नाइडर वर्जन को रिलीज कर वैसा ही प्रॉफिट नेटफ्लिक्स वाले भी जनरेट करे। लेकिन यहाँ पर वो कहते हैं ना कि उनकी मार्केटिंग टीम की तरफ से इतना बड़ा ब्लंडर पता नहीं क्या सोच करके किया गया कि वो लोग इस पैटर्न पर अगर आगे बढ़ेंगे तो उन्हें बहुत ज्यादा फायदा होगा, क्योंकि ये फिल्म सीधे सीधे नेटफ्लिक्स पर ही रिलीज होने वाली थी, थिएटर में बिल्कुल भी नहीं। तो फिर ऐसे टेक पर फैंस को ट्रिगर करके कोई मतलब बनने वाला है नहीं। दूसरी तरफ क्रिटिक्स अपना ही एजेंडा चलाते हुए जो जैक स्नाइडर की हर फिल्मों को धोते हैं, तो यहाँ पर भी उन्हें मौका मिल गया कि वो लोग रोटेन टोमेटो पर अपनी इस फिल्म से रिलेटेड भड़ास निकाले, वो भी इतनी कि अगर आप उसके कंपैरिजन करने जाओ यानी नेटफ्लिक्स के पहले विजन का, तो उनमें क्रिटिक्स ने तो इन फिल्मों की बैंड बजाई ही, और साथ ही साथ फैंस भी वो कहते हैं ना कि एक साथ आकर के उस फिल्म को सपोर्ट नहीं कर रहे थे, और यही चीज नेटफ्लिक्स को बैकफायर कर गई है। लेकिन फिर भी हम जैसे जैक स्नाइडर के कट्टर फैंस, जिसमें मैं अनभक्ति तो नहीं करता, लेकिन फिर भी जैक स्नाइडर के विजन को बहुत ज्यादा सपोर्ट करता हूँ, जिस सपोर्ट के चलते मैंने इस फिल्म के नेटफ्लिक्स का वर्जन भी देखा और अब ये दोनों वर्जन भी, जिसमें अगर कहानी की बात मैं आपके लिए रखूँ तो कहानी अब भी कोरा के कैरेक्टर पर फोकस ही करती है, जो अपनी जिंदगी काफी पीसफुल बिता रही है, क्योंकि वो अब खून खराबे से दूर है, जिनकी नजर फिर उस पर तो नहीं लेकिन उनके उस प्लेनेट पर पड़ जाती है। और फिर क्या, यहाँ से कोरा की जर्नी शुरू होती है वॉरियर्स को ढूंढने की, जिसके बाद जाकर के उनकी आर्मी बनती भी है या नहीं, और क्या वो लोग एक्टर्स और उसकी पूरी आर्मी का सामना कर भी पाते हैं या नहीं, उसका जवाब आपको 6 घंटे की ये फीचर फिल्म देख करके मिल जाएगा। जहाँ पर सबसे पहला पॉइंट यही रहेगा कि अगर आपने इस फिल्म के नेटफ्लिक्स वाले वर्जन को नहीं देखा और जैक स्नाइडर के वर्जन को देखने का वेट कर रहे थे, तो फिर आपको इस वीडियो में मैं वो सारी ही डिटेल दे दूंगा, ताकि आप अपना मन बना लो कि आपको आपका समय इन फिल्मों के दोनों कौन से वर्जन पर देना है। क्योंकि मेरी नजर में तो फिल्म के वो दोनों ही नेटफ्लिक्स के वर्जन बहुत ज्यादा बुरे थे, इतने कि मैं आपको हाईली अभी ही रिकमेंड करूंगा कि उस फिल्म से जितना हो सके उतना दूर रहो। रीजन पर आने से पहले अब बनेगी मेरी एक छोटी मोटी सी डिमांड, जो कि है चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करने की, तो कर लो। सो फ्रेंड्स, तो ये अच्छी बात है कि जैक स्नाइडर को उनका पूरा विजन नेटफ्लिक्स वालों ने दिखाने की परमिशन दे दी, और हाँ, एक हिसाब से उनकी ये ड्रीम भी कि वो ऑडियंस को देना क्या चाहते थे, क्योंकि इस फिल्म पर उनका पूरा का पूरा ही कंट्रोल था, जिस पर वही नेटफ्लिक्स वालों की डील के चलते कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि रेबेल मून का डायरेक्टर कट उस हाइप को जनरेट करने में पूरी तरीके से नाकाम हुआ है, जैसा नेटफ्लिक्स वाले चाहते थे। यानी इसका इम्पैक्ट जैक स्नाइडर के शायद से थोड़े करियर पर भी पड़ेगा, जिनमें से फैंस तो उन्हें हमेशा सपोर्ट ही करेंगे। तो वो लोग जो जैक स्नाइडर को बार बार कोसते रहते हैं, उनको एक और मौका मिल गया बिना किसी बात को ना जाने हुए अपना ओपिनियन रखने का। क्योंकि जहाँ इस फिल्म के पहले वर्जन को मैंने जितना ज्यादा बुरा कहा था, तो अब उससे हटकर मैं इस फिल्म के इस विजन की बात करूं तो मेरी नजर में जैक स्नाइडर ने एक काफी अच्छी खासी फिल्म बनाई है, वो भी बहुत ही अच्छे खासे लेंथ की, क्योंकि ऐसी स्टोरीज को जैक स्नाइडर इतना ही ज्यादा टाइम लेकर के बनाते हैं, जिनमें हाँ देख सकते हो कि कई सारे पोर्शंस को काटा जा सकता है। यानी एक फिल्म कैरेक्टर की बैक स्टोरी को भी डेवलप करते हुए कहीं 2.5 तो फिर 2 घंटे की बन सकती थी। लेकिन जैसे कि मैंने कहा, फिल्म के इन दोनों ही चैप्टर से जैक स्नाइडर को एक पूरे वर्ल्ड बिल्डिंग कर लोगों के सामने ऐसे रखना था कि वो इसे बहुत ज्यादा सपोर्ट करें। नेटफ्लिक्स वाले भी इसके फ्यूचर को लेकर के काफी ज्यादा सीरियस हो जाए कि उनके पास भी स्टार वॉर्स का आर रेटेड वर्जन है, जहां पर स्टार वॉर्स फिलहाल तो डिज्नी की एक ऐसी आहुति पर चढ़ा हुआ है जिससे फैंस बहुत ज्यादा ट्रिगर है। और ऐसे में अगर नेटफ्लिक्स वाले इस फिल्म को ढंग से कैंपेन यानी कि प्रमोशन करते हुए प्लेटफॉर्म पर बहुत ही अच्छी खासी जगह देते, तो ये फिल्म पुराने वर्जन से हटकर भले से ही सीरीज के तौर पर अपनी जगह बनाने में पूरी तरीके से कामयाब होती। लेकिन फिर से कहूंगा कि अनफॉर्चुनेट इस फिल्म को लेकर के वो बात तो नहीं हो पाएगी, क्योंकि ऐसे विजन के साथ जैक स्नाइडर ने इसके चैप्टर 2 में कई गलतियां तो की ही है, खास करके बैक स्टोरीज को लेकर के, जो
मुझे लगता है कि उन्हें सारे के सारे कैरेक्टर्स की फिलहाल तो इस फिल्म में दिखानी चाहिए थी, लेकिन आई नो वो असल मायने में ऐसा इसलिए कर रहे थे ताकि जब भी उनमें से कोई कैरेक्टर मरे तो हमें उनकी डेथ यानी कि उनके मरने पर थोड़ा अफसोस हो। लेकिन फिर भी कहूंगा कि उस लेवल की उनकी स्टोरी का आर्क बिल्ड नहीं हो पाया जहाँ पर आपको थोड़ी बहुत सिंपैथी तो रहती है, लेकिन उनके मरने के बाद वो सिंपैथी पूरी तरीके से पूरी हो जाती है, जिसके फ्यूचर के भी विजन को मैं देखना चाहूंगा, क्योंकि जैक स्नाइडर की ये शुरुआत रेबेल मून के वर्ल्ड को लेकर के बहुत ही ज्यादा अच्छी है। जैसे कि मैंने कहा, जिन सब पर जैक स्नाइडर ने अपनी छाप काफी अच्छी तरीके से छोड़ी है। भले से ही डायरेक्शन के मामले में ये फिल्म आपको जस्टिस लीग की याद क्यों न दिलाए, और हाँ मैन ऑफ स्टील भी, जिनसे मुझे लगता है कि जैक स्नाइडर को थोड़ा सा मूव ऑन करना चाहिए, क्योंकि उसे छोड़ फिल्म तो काफी बड़े बजट की लगती ही है, जो अगर आप देखोगे तो आप यही कहोगे कि भाई इतना अमेजिंग सा एक्सपीरियंस हमें थिएटर में लेना चाहिए था। लेकिन नेटफ्लिक्स वाले ने ना तो इस फिल्म को थिएटर में जगह दी और ना ही सही तरीके से उनके प्लेटफॉर्म पर, क्योंकि प्रमोशन ही इस फिल्म को लोगों तक पहुंचा सकता था और उनके दिल में एक जगह भी बनाता था। लेकिन पहले विजन ने, मैं कहूंगा कि मेजोरिटी ऑडियंस को इस फिल्म के डायरेक्टर कट से दूर कर दिया है, जो कि अब अपनी स्टोरी, वर्ल्ड बिल्डिंग, हर एक कैरेक्टर, खास करके जिमी और भाई साहब फिल्म का स्टार्ट का वो भाई ओपनिंग सीक्वेंस, ये बात तो बता देता है कि जैक स्नाइडर की तरफ से उनकी प्रिपरेशन यानी कि उनका होमवर्क कितना ज्यादा अच्छा था। जिसका पहला चैप्टर अपने कैरेक्टर को बिल्ड करने में बहुत ही अच्छा खासा टाइम लेता है, तो सीक्वल पूरी तरीके से एक्शन से भरा पड़ा है और हाँ कई सारी बैक स्टोरी से भी, जहाँ पर उनकी प्रिपरेशन आने वाले वॉर की चलती है। लेकिन इन सब में एक्शन तो बहुत ज्यादा शाइन होता ही है, जिसमें अगर आर रेटेड का तड़का अच्छा खासा डाल दिया जाए तो फिर प्रोजेक्ट जितनी बड़ी स्क्रीन पर हो देख करके एंजॉय करेगी, इस बात की गारंटी मेरी है। जो चीज मुझे बार बार याद दिलाती है कि मैं जैक स्नाइडर का फैन हूँ तो किस लिए, क्योंकि ऐसे ट्रू विजन को देख करके ये बात भी पता चलती है कि जैक स्नाइडर कितने ज्यादा टैलेंटेड डायरेक्टर है, जिन्हें अगर अच्छी स्टोरी, जो कि उन्होंने पहले भी दूसरे राइटर्स की खुद डायरेक्ट कर बता दी है कि वो किस लेवल के डायरेक्टर है। ऐसे में उनका ये विजन भी अच्छा ही है, लेकिन उस लेवल का नहीं जिनमें बैठ करके आप एक एक डिटेल निकालो। हालांकि इस फिल्म में भी डिटेलिंग आपको भर भर के मिलेगी और हाँ पुरानी फिल्मों के रेफरेंस भी, जिनसे तो ये फिल्म भरी ही पड़ी है। लेकिन मेन फिल्मों की इंस्पिरेशन की बात की जाए तो सेवन समुराई का ये पूरा प्लॉट है, जिसकी दुनिया आर रेटेड के टैग के साथ स्टार वॉर्स के यूनिवर्स में है। लेकिन इस यूनिवर्स में मरे हुए राजा के लोग किसी भी प्लेनेट को कॉन्कर करने से पहले ये नहीं सोचते कि उसका अंजाम होगा क्या। और इसके अलावा फिल्म ने आने वाले फ्यूचर के जिस तरीके से बीच बॉय है, उससे तो देख करके यही लगता है कि फिल्म का फ्यूचर बहुत ही ज्यादा ब्राइट था, जिस पर लेट्स सी के नेटफ्लिक्स वाले आगे काम भी करते हैं या नहीं। क्योंकि अगर बात ओटीटी पर रिलीज करने की फिल्मों की आती है तो फिर ऐसे में जैक स्नाइडर जितना चाहे उतना टाइम लेकर के ऐसे कंटेंट को काफी ज्यादा प्यार से तो बना ही सकते हैं, जो कि उन्होंने ये बनाया भी है। लेकिन जब बात थिएटर रिलीज किया है तो फिर मुझे लगता है कि यहाँ पर उन्हें अच्छे एडिटर को बिठा करके फिल्म को मैक्स टू मैक्स 2 घंटे 20 या फिर 30 मिनट से ज्यादा की नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि थिएटर रिलीज में ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। और ऊपर से जैक स्नाइडर का विजन और स्टोरी टेलिंग अच्छा खासा वक्त मांगती है, जो अगर प्रॉपर बैठ गई तो कंटेंट बहुत ज्यादा अच्छा बनता है, और फिर कभी कभी रेबेल मून जैसा भी। लेकिन इसके अलावा आर्मी ऑफ द जैसी फिल्म हम जैसी ऑडियंस को कहते हैं ना कि रिलीफ भी दिलाती है कि जैक स्नाइडर ने एक अच्छा टाइम पास सा प्रोजेक्ट बनाया है। और दूसरी तरफ रेबेल मून, जिनमें आप एक फिल्म कैलिबर को भी ऐड कर लीजिएगा, क्योंकि उन सभी की इंस्पिरेशन को मिला करके जैक स्नाइडर का ये ट्रू विजन और हाँ ड्रीम प्रोजेक्ट अब बहुत ही ज्यादा सेंस बना रहा है। क्योंकि नेटफ्लिक्स वाले विजन में डायलॉग्स भाई साहब ठीक उस फिल्म की तरह बिल्कुल भी सेंस नहीं बना रहे थे। उसके अलावा फिल्म की एडिटिंग भी कहीं ना कहीं पर साफ साफ पता चलता है कि किस लिए काटी गई है। लेकिन भाई यार, एक एलियन को देखना था जिसका बस ग्लिम दिखा करके ही मेरा काट दिया गया। लेकिन खैर, अब जैक स्नाइडर के विजन में वो चीज फिट नहीं बैठ रही थी, जिसे हटा करके फिल्म में उन्होंने सारी चीजें, सेक्स सीन्स को तो काफी ज्यादा जगह दे दी। लेकिन खैर जो भी है अच्छा है, जिसकी अगर डिटेल पर कभी वक्त मिला तो बैठ करके एक वीडियो जरूर बनाएंगे, जो कि हर फैंस तो करते ही है। लेकिन अब इन सबसे हटकर फिल्म की प्रोडक्शन क्वालिटी की बात करें तो ऑब्वियसली नेटफ्लिक्स वालों ने जैक स्नाइडर के नाम पर ही अच्छे खासे पैसे लगाए हैं, तो इसके चलते फिल्म के वीएफएक्स और सीजी डिपार्टमेंट में आपको माइनर सी मिस्टेक, आई मीन थोड़ी बहुत गलतियां देखने को मिलती है, जो कि इस पूरे फिल्म के विजन में बिल्कुल इग्नोर की जा सकती है। और इसके अलावा स्लो मोशन को लेकर के अगर आपका काफी बड़ा पॉइंट निकल करके आता है कि पहले विजन में आपने वो चीजें बहुत ही ज्यादा स्लो एंगल से देखी थी, तो यहाँ पर उस एंगल को काफी ज्यादा कम कर जैक स्नाइडर ने जितने भी स्लो मोशन यूज किए हैं वो देखने में बहुत ज्यादा मजा आता है, क्योंकि स्लो मोशन के किंग जैक स्नाइडर ही है, जिन्हें पता है कि उसे किस मौकों पर कैसे यूज किया जाता है। और इस फिल्म में भी उनका यूज भले से ही खेती करते हुए क्यों ना किया गया हो, लेकिन एक अच्छा विजन दिखाती है। जिसके अलावा एक्टर्स की तो अच्छी परफॉर्मेंस है ही, जिन सभी को मिला करके ये फिल्म मेरी नजर में एक अच्छी फिल्म बनी है। तो अब उनसे हटकर सीधे रेटिंग्स की बात की जाए तो सबसे पहले आ जाते हैं एक्शन पर। जैसे कि मैंने कहा, जैक स्नाइडर का फोकस फिल्म के एक्शन पर बहुत ही ज्यादा है, जिसे ध्यान में रखकर मैं इस फिल्म को एक्शन की इस कैटेगरी में 5 में से 4.5 स्टार की रेटिंग दूंगा, क्योंकि भाई खून खराबा और ऊपर से जैक स्नाइडर का ट्रू विजन, जो नेटफ्लिक्स के पहले विजन से कहानी के माध्यम से बिल्कुल भी नहीं भटका है, यानी कहानी अब भी वही है, बस उनमें कई सारी चीजें और कैरेक्टर को डेवलप होने का टाइम दिया गया है। और हाँ, रेबेल मून के पूरे वर्ल्ड को भी। इसलिए बार बार रिकमेंड कर रहा हूँ कि नेटफ्लिक्स के उस विजन से दूर रहो। जिसके बाद बात की जाए कॉमेडी की, तो कॉमेडी तो फिल्म में भाई साहब मैं कहूंगा छोड़ ही दो है ही नहीं। जो थोड़ी बहुत भी है तो उन पर हंसी नहीं आती, इसलिए 0 से आगे बढ़े तो सीधे आ जाए ड्रामा पर। तो ड्रामा के लिए मैं इस फिल्म को 5 में से 3.5 स्टार की कैटेगरी में रखूंगा, जिनमें मैंने बाकी दूसरी चीजें भी ऐड की है। यानी रोटेन टोमेटो के मैं उन बेकार क्रिटिक्स जैसा नहीं हूँ जो कि इस फिल्म को बिना मौका दिए हुए बस ऐसी बेकार सी रेटिंग में डाल करके बैठ गए हैं, जिनसे कि उनकी वो कहते हैं ना कि दुश्मनी साफ साफ नजर आती है। जिसके बाद बात की जाए फिल्म के सस्पेंस की, तो फिल्म का सस्पेंस पहले ही विजन
वर्जन देख लिया था तो मेरे लिए उस लेवल का नहीं बनता, लेकिन फिर भी अगर पहले फिल्म के कंपैरिजन में नई ऑडियंस के हिसाब से मैं फिल्म के सस्पेंस को रखूं तो सस्पेंस इस फिल्म को 5 में से 1.5 स्टार की रेटिंग दिलाएगी। और फिर बात की जाए फिल्म के हॉरर फिल्म की, तो फिल्म में गौर, एक्शन, साईफाई और हाँ एडवेंचर को भी रखा गया है। जिस हिसाब से ये फिल्म वॉयलेंस के हिसाब से हॉरर में थोड़ी सी ज्यादा और थ्रिलर में कम, जिन दोनों का अगर बैलेंस बनाऊं तो 5 में से 2.5 स्टार से ज्यादा की रेटिंग डिजर्व नहीं करेगी। जिसके बाद बात की जाए मास ऑडियंस की, तो फिल्म हिंदी में भी रिलीज है, वो भी अच्छी खासी लेंथ के साथ। तो अगर आप सीरीज देखते हो तो ये फिल्म डेफिनेटली मास ऑडियंस की नजर में एक ही कैटेगरी की बनती है। तो वही बात की जाए क्रिटिक्स की, तो भाई साहब उनकी तो बात ही छोड़ दो। जो लोग इस फिल्म के दोनों ही विजन को सी की कैटेगरी में डालकर बैठे हैं, जिनके ओपिनियन से मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता, और एज ए फैन और ऑनेस्टी की राह पर चलते हुए मैं इस फिल्म को कई सारी चीजें डिटेल से ध्यान में रखने के बाद B+ की कैटेगरी में तो रख ही सकता हूँ। जिसके लिए मैंने अच्छे खासे नोट्स भी लिखे थे। हाँ थोड़े ही है, वो कहते हैं ना कि थोड़े ट्रिगर पॉइंट होते हैं, जिससे कि आपको याद रहे कि आपने फिल्म में कौन कौन से पॉइंट्स देखे थे और वो कितने ज्यादा इंपॉर्टेंट है फिल्म के लिए। लेकिन खैर ये मेरा ओपिनियन है एज अ फैन। हाँ जैक स्नाइडर का सच्चा वाला। जिन सब पर अब आपकी क्या राय बनती है वो आप मुझे कमेंट में लिखकर बताइएगा, यानी कि आपका ओपिनियन इस फिल्म को लेकर। क्योंकि अब फिर क्या वक्त है मेरी तरफ से इस वीडियो को यहीं पर दी एंड करने का। बाकी मैं हूँ अजीज, मूवी स्टॉक चैनल लाइक शेयर सब्सक्राइब भूलना मत। मिलूंगा जल्दी दूसरी किसी वीडियो में। टिल देन बाय। You're still here. It's over. Go home.